गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी तक आपने सत्यजीत सर और चिन्मय सर का वीडियो देख ही लिया होगा और जो क्वेश्चंस उन्होंने डिस्कस करे होंगे वो आपने अपने मैच कर लिए होंगे, उनका सोल्यूशन देख लिया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं कि क्या सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया था बिगेस्ट डेस्टिनेशन जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन का, थोड़ा मिसटाइप हो गया है। यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सबसे बड़ा वैक्सीन का मैन्युफैक्चर है। सीधे सीधे सर ने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया हुआ है, स्टेटमेंट सीधे सीधे लिखा हुआ था। पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मेकर है। जिन बच्चों ने प्रॉपरली न्यूज़पेपर एनालिसिस देखा था, ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें पूछा गया था स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के हिसाब से कौन सी क्लीनेस्ट सिटी है नॉर्थ ईस्ट रीजन की। आंसर बी जोरहट है। अगेन आप देखोगे न्यूज़पेपर एनालिसिस में जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक सर ने कराए हैं उसमें ये सवाल सीधे सीधे था। अगेन ये गलत नहीं होना चाहिए था, फैक्चुअल सवाल था, इजी सवाल था, इसको गलत बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है 19 जुलाई 2020 को पहला मिशन टू मार्स किसने लॉन्च करा। ये न्यूज़ में था, बहुत कॉमन था, ये न्यूज़ में था। आप कहीं का भी न्यूज़ देख रहे हो ये न्यूज़ में था। इसका आंसर है यूएई। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कवर सर ने करा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द LAC। इसमें पूछा गया था कि किस दो कंट्री के बीच में LAC डिस्प्यूटेड बॉर्डर लाइन है, इंडिया चाइना। अरे इसके लिए तो न्यूज़पेपर एनालिसिस भी नहीं देखना था, LOC कारगिल मूवी देखी होगी, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते समझ जाते। LOC LAC सुना ही होगा, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप दिमाग लगाते अब कर सकते थे। अदरवाइज सर ने भी प्रॉपरली इसको डिस्कस करा हुआ है, इस पूरे इशू को सर ने समझाया था, ईजी सवाल था ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ये न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी था, इवन दो न्यूज़ बहुत पुरानी है। अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर कितने साल का करंट अफेयर करना होता है। अरे 2015 की न्यूज़ है, वहाँ पर हम लोग यही बोलते हैं कि बेटा ये सब चक्करों में मत पड़ो कि कितना पुराना करना है। सोचो इस बारे में कि बस जितना हम करा रहे हैं उतना कर लो, जितना हम बोल रहे हैं कर लो, जितना PT से पहले बोल रहे हैं रिवाइज कर लो उतना कर लो। बस ये हमारे ऊपर है कि हम 4 साल 5 साल 6 साल जितनी भी पुरानी न्यूज़ हमको लगती है कि उसको इम्पॉर्टेंट अभी भी है वो हम उसको कवर कराएंगे। और यही हुआ, पुरानी न्यूज़ है न्यूज़पेपर में फिर से कवर कराई गई। और तो और जो बच्चे फाउंडेशन के हैं उनके नोट्स में भी है, सीधे सीधे ये पूरी चीज़ थी। ये आ गया क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 232 इलेक्टोरल वोट्स जो डोनाल्ड ट्रंप ने जीते थे US इलेक्शन में। ये हम लोगों ने कवर नहीं करा था। कवर हम लोगों ने ये करा था अमेरिकन इलेक्शन के बारे में, उनका सिस्टम भी कवर करा था, लेकिन हमें नहीं लगा था कि एग्जैक्टली कितने इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं वो आएगा। और सही बताएं तो इस पर बहुत कन्फ्यूजन भी था। जो बच्चे US प्रेसिडेंट इलेक्शन थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं, फॉलो करते हैं या पॉपुलर मीडिया में देखा होगा, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा था। कभी किसी ने किसके फेवर में करा, वहाँ पर केस भी हो गया उनके यहाँ, उनके कोर्ट्स में भी गया, तो इस पर बहुत कन्फ्यूजन था और इस चीज़ को हम लोगों ने सेपरेटली नहीं मेंशन करा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन नोबेल प्राइज। कॉमन क्वेश्चन था, न्यूज़पेपर एनालिसिस में ये कवर हुआ था, बताया गया था मोस्ट प्रोबेबल PT टॉपिक्स में कि किसको किसको नोबेल प्राइज मिला है। ये आपके लिए इजी सवाल था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द कालादान मल्टी मॉडल। इसको तो सत्यजीत सर ने अच्छे से कराया है। बच्चे अक्सर ये सवाल करते हैं सर IR बहुत करा दिया जाता है, PT में कितना IR पूछा जाएगा। देखो पूछा जाता है तो जो भी कराया जाता है रेलिवेंट कराया जाता है, ट्रस्ट करिए और उस चीज़ को करते रहिए। इसका आंसर है A कालादान मल्टी मॉडल। उसमें सितवे पोर्ट है, आप देख सकते हो, यहाँ डायग्राम में भी सर ने बताया हुआ था सितवे पोर्ट है, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 26 जनवरी 2020 को कौन सा बास्केटबॉल प्लेयर जो है जिसकी डेथ हो गई थी। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि जनरली जो लोग इंटरनेट पर पॉपुलर मीडिया और पॉप बैंड्स और जो US के ऐसे खबरें रखते हैं, फेसबुक फॉलो करते हैं, वो लोग इसको बहुत ईजी लगेगा। हम लोगों ने इस चीज़ को सेपरेटली कवर नहीं करा था। आंसर इज गोइंग टू बी D कोबे ब्रायंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द FIFA वर्ल्ड कप। कौन सी कंट्रीज को होस्ट करेगी? कतर। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द प्रो डेमोक्रेसी बुक्स। किस कंट्री, कहां से अभी पब्लिक लाइब्रेरी से हटाई गई थी? देखो इवन दो कवर तो नहीं करा था इतना स्पेसिफिक इवेंट कि कहां किसकी लाइब्रेरी से प्रो डेमोक्रेसी बुक हटाई गई, ये तो नहीं कवर करा था, पर थोड़ा सा सोचते तो शायद इसको भी आंसर कर लेते। देखो भैया, रशिया डेमोक्रेसी है,
ये तो ऐसे भी सुना है कि रशिया में इलेक्शन होते हैं, पुतिन जो है प्रेसिडेंट है। मलेशिया भी डेमोक्रेसी है। चाइना नहीं है, चाइना नहीं है तो लेकिन अभी तो हटाएगा नहीं, बचा एक हांगकांग, हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहे थे। अगर आप चाहते तो इंटेलिजेंट गेस इसमें भी कर सकते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 25 मई 2020 पे मिनेपोलिस जो पुलिस है उसने कौन से यूएस के एक सिटीजन का उसकी डेथ हो गई थी, पुलिस ऑफिसर ने गलत कर दिया था और उस वजह से यूएस में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। ये पूरा का पूरा टॉपिक सर ने कवर करा हुआ था मिनेपोलिस प्रोटेस्ट के नाम पर, और इसमें ब्लैक लाइव्स मैटर का पूरा प्रोटेस्ट था जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री तक पढ़ा दी गई थी। आपको पूरा का पूरा जो स्लेवरी के इंस्टीट्यूशन सब पढ़ाया गया था। तो वो उससे देखिए एक सिंपल सा सवाल एपीएससी ने पकड़ लिया कि किसकी डेथ हुई थी, ये सवाल था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इस पर था। अब देखिए अगर इस पर ध्यान दे तो जब पूरी की पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाई थी उस टाइम पर स्पेसिफिकली ये नहीं बोल दिया गया था कि ये देखो इसको रिप्लेस करेगा, कौन सी पुरानी वाली पॉलिसी को रिप्लेस करेगा। लेकिन सर ने एक बार वर्बली ज़रूर बोल दिया था कि पुरानी जो पॉलिसी है 1986 की पॉलिसी है उसको रिप्लेस करेगा। लिखा नहीं था पर बोला गया था। अगर आप थोड़ा सा सोचते इस पर कि कौन कौन सी प्रीवियस पॉलिसीज़ हैं तो आप समझ जाते कि जो नई वाली आई है वो पिछले वाले को ही रिप्लेस करेगी और पिछली वाली 1986 की है, तो उससे आप समझ सकते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राम जन्मभूमि केस में जो दिया था डिसीजन, उससे पहले वो केस कौन से कोर्ट के पास में था? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधे सीधे नोट्स में था, इलाहाबाद हाई कोर्ट लिखा हुआ था, वहीं से ही ये सीधा सीधा क्वेश्चन उठा था। अगला सवाल है 3 एग्रीकल्चरल बिल्स के ऊपर। देखो बहुत डिस्कशन हुआ था, बहुत सारी बातें थी, सब कुछ था। एपीएससी ने बिल्कुल बेसिक बात पूछ ली, आपसे उन बिल्स के नाम पूछ लिए। वही बच्चा कर पाएगा जिसने एक्चुअली बिल्स को उनके टाइटल्स बस पढ़े होंगे, अंदर तो जाने की बात ही नहीं, टाइटल्स बस पढ़े हों। टाइटल पढ़े आपको समझ में आ गया, फोर्थ वाला जो है वो नहीं है। एज अ रिजल्ट आप इस सवाल को ईजिली कर लेंगे। यहाँ पर सर ने बिल्स के नाम भी दिए हुए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बिल के नाम भी थे, तो ये सवाल भी ईजिली हैंडल हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई के ऊपर। सीबीएसई ने किस कंपनी के साथ अपना जो करिकुलम है उसको डिजिटल सेफ्टी और ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ पार्टनर करा है? ये न्यूज़ में हम लोगों ने कवर नहीं करा था। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी फेसबुक। इसके बाद है विच ट्राइब ऑफ द आसाम ऑर्गेनाइज द जुडीमा फेस्टिवल इन द मिडल ऑफ दिसंबर 2020 टू प्रमोट इट्स आर्ट एंड कल्चर? आंसर इज बी, दिमासा ट्राइब। ये क्वेश्चन सर ने, चिन्मय सर ने अपने एमसीक्यू के कल्चर सेट में डाला हुआ था, आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये जो पूरा का पूरा ये फाउंडेशन वाले बच्चे हैं उनको तो याद आ गया होगा, उन्होंने करा था, उनको याद आ गया होगा, और वो जब क्वेश्चन आया होगा तो आप मन ही मन थोड़ा हंस भी रहे होगे, अरे वाह क्वेश्चन फंस गया सीधे सीधे। तो ये क्वेश्चन जो क्लासरूम में सर ने प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिए थे वहाँ से आया है। अब अगला सवाल है 27 सितंबर 2020 को जो बैटल हुई थी बिटवीन द 2 कंट्रीज फॉर द टेरिटरी ऑफ नगार्नो काराबाख, ये कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में हुई थी? आर्मेनिया एंड अजरबैजान। ये सवाल सर ने कवर करा हुआ है। ये सवाल ऐसा है जिसको मैपिंग में, जब जो फाउंडेशन ज्योग्राफी होती है उसकी मैपिंग में है, एग्ज़ाम के 3 दिन पहले वो बच्चे जो मैपिंग कर रहे थे मेरे साथ उनको मैंने बोला था देखो बेटा कॉकस माउंटेन के पास में ये कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये टेरिटरी है। तो जो बच्चे थोड़ा सा भी बस क्लास में अगर उन्होंने अटेंटिव रहे होंगे वो इस सवाल को ईजिली कर लेंगे। नेक्स्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को लेकर के, आंसर इज जनरल बिपिन सिंह रावत। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, बिल्कुल फैक्चुअल था, ये डिस्कस हुआ भी था, सर ने पूरा बताया भी था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या होता है, क्या फंक्शन है। उसी चीज़ को जो सर ने पूरा एक्सप्लेन करा उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चन में एपीएससी ने पूछा और आंसर में बस आपको आइडेंटिफाई करना था करेक्ट नेम। अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो चिन्मय सर ने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करे हुए हैं, तो हम लोग सीधे नेक्स्ट उन क्वेश्चंस पर चलते हैं जो चिन्मय सर ने अभी डिस्कस नहीं करे हैं।
नेक्स्ट ये था ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चन था कि कौन सा ट्राइब किस स्टेट को है। देखिए खामती ट्राइब अरुणाचल का है, ये इंफॉर्मेशन तो हमारे इंडियन ज्योग्राफी के जो क्रैश कोर्स के नोट्स हैं उनमें है, बाकी दोनों के बारे में नहीं थी। तो इस क्वेश्चन को तो थोड़ा सा, अगर ये हमारे पढ़ाए हुए से तो नहीं आया, अगर आप उस जगह के पास में रहते हैं, आपका कोई जानने वाला है, तभी आप इसको अटेम्प्ट कर पाते इस क्वेश्चन को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द लार्जेस्ट आर्कीपेलेगो कंट्री इन द वर्ल्ड। आर्कीपेलेगोस के बारे में जो फाउंडेशन क्लास के बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता है, जो भी फाउंडेशन ज्योग्राफी होती है उसमें पढ़ाया जाता है पूरा, और साउथ ईस्ट एशिया की मैपिंग कराई जाती है। तो अगर आप थोड़ा सा अपनी मैपिंग पर ध्यान देते और एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते कि कौन सी कंट्री लार्जेस्ट है, आपको समझ में आ जाता इंडोनेशिया इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन। तो देखो इस पर कंफ्यूजन आ सकता है, इंडस भी आ सकता है और गंगा, ये दोनों ही हो सकता है। ब्रह्मपुत्रा तो नहीं होगी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पूछा गया है, लार्जेस्ट रिवर बेसिन में गंगा और इंडस यही दो आएगा। अब इस क्वेश्चन को भी थोड़ा लॉजिकली सॉल्व करा जा सकता था। देखो ड्रेनेज बेसिन्स क्या होते हैं ये बताया गया था, जो ज्योग्राफी का रिवीजन क्लासेस थे प्रीलिम्स के लिए उनमें बताया गया था ड्रेनेज बेसिन्स क्या होते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा सोचते कि इंडस के बेसिन में तो पूरा पाकिस्तान आ जाता है, लगभग पूरा पाकिस्तान आ जाता है, तो आप थोड़ा सा इस पर दिमाग लगा जाते कि पाकिस्तान आ गया, इंडिया साइड का पंजाब हो गया, तो अपना पूरा का पूरा इंडस ही होगा जो बड़ा होगा कंपेयर टू गंगा। इस क्वेश्चन को वेरीफाई करा हम लोगों ने, एटलस से अलग से कहीं पर भी इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी है, और उसके बेसिस पर हमने इंडस को करेक्ट आंसर डिसाइड करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान। कौन सी लाइन है दोनों के बीच में? रेडक्लिफ लाइन। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, न्यूज़पेपर एनालिसिस में सर ने बताया हुआ है, इस पर तो सीधे सीधे क्वेश्चन भी सर ने कराया हुआ है, उसके बेसिस पर भी आप बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द आइलैंड ऑफ सेशल्स, इंडियन ओशियन में। अगेन अगर आप देखोगे तो कोस्टल रडार चेन नेटवर्क जो 2 स्टार टॉपिक सर ने कराया था उसमें बताया हुआ था सेशल्स को मैपिंग में, तो इस पर आप अटेम्प्ट कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर। अब इस पर देखो स्पेसिफिकली नहीं बताया था कि कौन सा है जो लोकेटेड है बाउंड्री में, लेकिन जो ज्योग्राफी की रिवीजन क्लासेस हुई थी उस पर आपको मैप्स दिए गए थे कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है। अगर आप इस पर देखोगे, इस जो मैप आपको मिला था, तो आप नोटिस कर लोगे कि यहाँ पर सोनाई रुपाई है जो बॉर्डर पर है। इन दिस वे दिस वॉज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द लाइफ कब बिगिन हुई थी अर्थ पर। यह सवाल बहुत ही बेसिक है, पर इस पर भी बहुत सारे बच्चे फंस गए। देखो मिलियन तो नहीं हो सकता था, ये दोनों ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट करने थे। ये तो चिल्ला चिल्ला के बोला जाता है कि बिग बैंग हुआ था इतने बिलियन ईयर अगो पहले, सन फॉर्म होना शुरू हुआ था इतने बिलियन, उसके बाद अर्थ, जो बिल्कुल बेसिक ज्योग्राफी जो पढ़ाई जाती है, एनसीईआरटी भी आपने पढ़ी होगी, तब भी फाउंडेशन ज्योग्राफी करिए तो उसमें तो बताया ही जाता है कि देखो इतने बिलियन ईयर अगो पहले हुआ था। अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी भी पढ़ी है तब भी आपको थोड़ा आइडिया लगने लग जाएगा। ये दोनों नहीं हो सकते हैं, दो ही बचते हैं, 4.6, 3.8। मोटा मोटा 4.6 बिलियन ईयर अगो पहले अर्थ बनी, अर्थ जब ठंडी पड़ी तब उसके बाद लाइफ आनी शुरू हुई। आंसर इज गोइंग टू बी 3.8। अगर एनवायरनमेंट के जो नोट्स हैं, जो एसपीएम के आपके एनवायरनमेंट के नोट्स हैं, उनमें भी देखोगे तो यहाँ पर भी हम लोगों ने लिखा हुआ है ओल्डेस्ट फॉसिल जो है वो मिलता है 3.5। अब इन 4 ऑप्शन में से मिला लेते, जो भी क्लोजेस्ट है दैट इज 3.8 बिलियन, ये सही आंसर हो जाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट पर, जिसमें पूछा सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट जो है वो किस किस स्टेट को बेनिफिट करता है। क्वेश्चन उल्टा है, जिसमें पूछा है ये 4 स्टेट दी गई हैं और कौन सा है जो इन चारों को बेनिफिट करता है। सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट है, 2 तरीके से इसका आंसर कर सकते थे। एक तो पहला सीधे सीधे दिया हुआ है, जो प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स के नोट्स है इंडियन ज्योग्राफी के, सीधे सीधे लिखा है सरदार सरोवर जो है नर्मदा पर है। थोड़ा सा दिमाग लगाते कहाँ कहाँ से पास हो रही है, आंसर कर देते कि देखो सरदार सरोवर नर्मदा का है, यही है जो पास होती है, बाकी सब नहीं है। टिहरी गंगा पर है, हीराकुद महानदी पर है, भाखड़ा नंगल सतलुज पर है। थोड़ा सा दिमाग लगाते आंसर कर लेते, और ये सब हैं नोट्स में, सब बताए हुए थे।
दूसरा तरीका क्या था, जिन बच्चों ने फाउंडेशन के ही नोट्स करे हैं उनको भी दिखाया गया था, देखो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर है, ये बोलते भी हैं सरदार सरोवर के बारे में। तो ये क्वेश्चन आप वैसे इसको हैंडल कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी विच पेयर ऑफ द एक्सट्रीमली लोकेटेड इंडियन सिटीज आर कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। न्यूज़पेपर एनालिसिस में सर ने कराया हुआ है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। आसाम ज्योग्राफी के क्लासरूम रिवीजन नोट्स में भी बताया है कि ये देखो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यहाँ से पास होता, उसमें बताया भी था कि सिलचर और पोरबंदर को कनेक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन भी आप हैंडल कर सकते थे। अगला सवाल आया है, एज पर 2011 सेंसस हाउ मेनी गांव पंचायत आर देयर इन द आसाम। द करेक्ट आंसर इज 2202। SPMIS एकेडमी में सर ने, चिन्मय सर ने प्रॉपर एक वीडियो इस पर करा हुआ था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन आसाम, जिस पर बताया हुआ था। अगला सवाल है कि टी सिटी ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं। आंसर इज डिब्रूगढ़। अब ये सवाल हम लोगों ने दिया था अपने बच्चों को, जो क्लासरूम में जो रिवीजन कर रहे थे उनको दिया था, और इस सवाल का जो आंसर था उस पर बहुत कंफ्यूजन था। अब इसको एक नहीं बहुत बार हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर क्लैरिफाई करा, एडमिन लेवल पर क्लैरिफाई हुआ कि ये देख लो ये आंसर है, ये सब क्लैरिफिकेशन दिए गए थे। तो इतनी बार तो ये आपके सामने जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हैं उन्हीं के सामने ये क्वेश्चन आया था। यू कुड हैव इजीली गेस द आंसर, दैट वाज डिब्रूगढ़। दैट वे यू कुड हैव डन दिस क्वेश्चन। अगला सवाल आ रहा है ब्लैक रेवोल्यूशन पर। इसके बारे में हम लोगों ने स्पेसिफिकली डिस्कशन नहीं करा था। ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द सेल्फ डिपेंडेंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। इसको हम लोगों ने अलग से डिस्कस नहीं करा था। तो ये उन सवालों में था जो कि हमने नहीं करे थे। आपको सत्यजीत सर ने बताए होंगे कि अराउंड 13 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे पढ़ाए हुए से या यूट्यूब से कहीं से नहीं आए। 87 सवाल ऐसे हैं जो कि हमने कराए हैं। तो ये उन सवालों में था जो कि हमने नहीं कराया हुआ है। अब इसके बाद आ जाते हैं मिस कारबी गोगोई के ऊपर में था। तो ये करंट अफेयर्स में था, लेकिन ये हमसे मिस हुआ। आसाम ट्रिब्यून हिंदू में नहीं आया था, ये हमसे मिस हो गया था। इसका आंसर है वॉरशिप कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, जो थे आइडेंटिफाई द फर्स्ट लोकपाल। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द आंसर इज पिनाकी चंद्र घोष। अगेन दिस वाज गिवन इन द न्यूज़पेपर एनालिसिस। इट वाज अ 2 स्टार टॉपिक जिसमें बताया गया था लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। अगला सवाल है आसाम बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ था, कब एक सेपरेट चीफ कमिश्नर प्रोविंस बन गया था। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सी 1874। अगेन ये क्वेश्चन को चिन्मय सर ने कराया हुआ है। आसाम हिस्ट्री के जो प्रैक्टिस MCQs थे उसमें चिन्मय सर ने इसको करा हुआ है, और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आया है, और उसके अलावा सर ने इसको सेपरेटली भी दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी ईजी क्वेश्चन था। अगर आपने बेसिक भी आसाम हिस्ट्री करी होगी तो ये क्वेश्चन आप हैंडल कर लेते। अगला सवाल है कि कौन सा आर्टिकल है जो एम्पावर करता है गवर्नर को कि चेयरमैन जो और बाकी मेंबर्स होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको अपॉइंट कर सके। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 316। दिस इज पार्ट ऑफ द बेसिक इंडियन पॉलिटी क्लासेस। फाउंडेशन के वो बच्चे जिन्होंने पॉलिटी करी है उनको ये सवाल ईजिली उनसे हैंडल हो गया होगा। अगला सवाल है पहला कौन सा स्पीकर था लोकसभा का इंडियन पार्लियामेंट में। द करेक्ट आंसर इज GV मावलंकर। अगेन इंडियन पॉलिटी के नोट्स में है, यू कैन सी यहां पर मेंशन्ड है GV मावलंकर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द इंडियाज प्राइम मिनिस्टर मॉडर्न पंचायती। हु वाज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर व्हेन द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द मॉडर्न पंचायती राज सिस्टम बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। द करेक्ट आंसर इज PV नरसिम्हा राव। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने कहीं पर भी मेंशन नहीं करा था सेपरेटली नरसिम्हा राव के बारे में, बट आप थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाते तो आप गेस कर लेते, क्योंकि अगर आप ईयर देखते कि कौन सा ईयर था क्या था तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर गेस कर सकते थे। The next question is on the which among the following schedules of Indian Constitution is related with the distribution of power between union and states. The correct answer is the schedule 7. Directly from the polity classes में पढ़ाया जाता है schedule 7 3 list ये बताया जाता है,
और उसके अलावा न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी बहुत बार इसको कवर करा गया है। तो ये क्वेश्चन भी इजी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय। ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? द करेक्ट आंसर इज दीनदयाल उपाध्याय। इसको हम लोगों ने कहीं पर भी सेपरेटली कवर नहीं करा हुआ है, ये हम लोगों सवाल सेपरेटली कवर नहीं हुआ है। लास्ट ईयर जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे हमारे साथ जुड़ करके, उनको ये बातें पढ़ाई गई थी। दीनदयाल उपाध्याय उस टाइम पर न्यूज़ में थे। लास्ट ईयर जो बच्चे यूपीएससी कर रहे थे उनको सेपरेटली नोट्स दिए गए थे, उसमें ये टॉपिक था। अदर देन दैट हम लोगों ने अलग से इसको एपीएससी के लिए नहीं कराया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब हुआ था? दिस इज जून 18, 1951। कौन से फ्रीडम फाइटर ने नाइटेंगल का जो टाइटल होता है उसको अर्न करा था? अगेन सरोजनी नायडू। ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, टेस्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 58, वहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये जो टेस्ट है ये टेस्ट एपीएससी का नहीं था, अगेन ये यूपीएससी का टेस्ट था। जो अभी हम लोग यूपीएससी की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं ये उसका क्वेश्चन है, वहाँ से आया है। अब देखिए, ये एक्सपेक्ट करना कि सारे के सारे एपीएससी के सवाल एक ही सोर्स से आएंगे ये तो सही नहीं है। कई बार एपीएससी भी बहुत सारी डाइवर्स चीज़ें पूछने लगता है। ये ऐसा ही एक क्वेश्चन था जो उसने डाइवर्स एरिया से पूछा था। अगला क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू रिपील द फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दे आर, द करेक्ट आंसर इज ए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज अगेन डायरेक्टली फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी नोट्स एंड क्लासरूम डिस्कशन। इस पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी बेसिक स्ट्रक्चर की, और जो बाकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर्स हो सकती हैं या पार्लियामेंट की क्या हो सकती हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते थे जिसको अनलेस आपको प्रॉपरली पता नहीं हो बेसिक स्ट्रक्चर का पूरा डॉक्ट्राइन क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में बोला था, उसके बिना आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर नहीं कर सकते हो। ये एक ऐसा सवाल था जो पीटी से ज़्यादा जो बच्चे मेंस की अच्छी तैयारी करते हैं, जिनको अंडरस्टैंडिंग होती है, ये उनके लिए था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डुअल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट के बारे में था, एंड इट वाज आस्किंग दैट ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये किसने रिकमेंड करा था? द करेक्ट आंसर इज एल एम सिंघवी कमेटी। अगेन दिस वाज नॉट फ्रॉम आवर सोर्सेस। Equal opportunity in matter of public employment is guaranteed under, the correct answer is Article 16. This is again from the Indian Polity notes और न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी सर ने इसको बहुत बार इस चीज़ को कवर करा था। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को ही अवेलेबल होते हैं? आंसर इज 1 और 4, दैट मीन्स बी, ये करेक्ट आंसर इसका होता है। ये भी इंडियन पॉलिटी नोट्स में है, सर चिन्मय सर बताते रहते हैं, और जो हमारे फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं उनको याद भी करा दिया जाता है कि देखो ये चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने भी ये क्वेश्चन अच्छे से कर दिया होगा। अगला होता है कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड है ये कहाँ से लिया गया है? द करेक्ट आंसर इज द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से लिया है। अगेन इंडियन पॉलिटी के क्लासरूम नोट से ही आया है, आप देख भी सकते हो, यहाँ पर मेंशन्ड भी है सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट इज जो ट्राईपार्टाइट आसाम अकॉर्ड साइन हुआ था उसके हिसाब से जो कट ऑफ डेट थी वो क्या रखी गई थी? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बिल्कुल सबको ही पता होता है, ये तो किसी भी आम आदमी से पूछ लो उसके लिए तो एपीएससी एस्पिरेंट होने तक की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट आंसर इज 24 मार्च 1971। आप देख सकते हो इंडियन पॉलिटी में है, आसाम पीडिया में, न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी सर ने बहुत बार इस चीज़ को कवर करा हुआ है। अगला है, कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट होते हैं बीटीसी के? ये भी बात याद करा दी गई थी, जो आसाम ज्योग्राफी का रिवीजन था उसमें बार बार मैंने ही याद कराया था। न्यूज़पेपर एनालिसिस में बहुत बार ये चीज़ कवर है, ये डायग्राम आपके सामने बहुत बार आया हुआ है कि बोडोलैंड में कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। द करेक्ट आंसर इज द आंसर बी, KCBU। और फिर आता है लास्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है जीएसटी काउंसिल के बारे में? देखो यहाँ पर पढ़ोगे ध्यान से तो इसमें लिखा हुआ है कि जो जीएसटी काउंसिल है दैट इज हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ये थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते तो इस क्वेश्चन को भी आप आंसर कर सकते थे। तो ये तो हो गया हमारे 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन। अब
कुछ बातें जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं, एक बार उनको कर लेते हैं। आप लोगों को सत्यजीत सर ने ऑलरेडी बता दिया होगा कि एक फॉर्म की लिंक हमने शेयर कर दी है, जो पार्ट 1 है इस वीडियो का, उसमें कर दी है। और उस फॉर्म को आप फिल करिए, अनोनिमस फिलिंग होगी, कोई नाम नहीं लेंगे, किसी का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं, आप उसको फिल करिए और जो भी आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एज पर द आंसर की ऑफ SPM IAS Academy, वो आप फिल करिए। जो भी आपका एक्सपेक्टेड स्कोर है, जो आपका एक्सपेक्टेड स्कोर है वो आप फिल कर दीजिए। और आपके जो स्कोर्स हैं उनके बेसिस पर हम लोग एक कट ऑफ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, जो बच्चे उस कट ऑफ को ईजिली क्लियर कर रहे हैं उनको मेंस की तैयारी पर लग जाना चाहिए। बहुत जल्दी हम लोग एक वीडियो रिलीज़ करेंगे जिसमें मेंस का हमारा क्या प्लान होगा, किस तरह से हम लोग उसको अप्रोच करेंगे, क्या टेस्ट सीरीज़ होंगी, सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग यूट्यूब पर डायरेक्टली रिलीज़ करेंगे। और उसके बाद आप लोग भी अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दीजिए, 2-3-4 दिन का खुद को ब्रेक दीजिए, रिलैक्स करिए। ये एग्ज़ाम की आपने बहुत ज़्यादा तैयारी करी है, रिलैक्स करने के बाद में वापस हम लोग डबल एनर्जी के साथ मेंस की प्रिपरेशन में लगेंगे। और वो बच्चे जिनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ से नीचे आ रहा है स्कोर, उन बच्चों को एक बार इंट्रोस्पेक्ट करना है कि क्या उनसे कमी रह गई है, और उसके बाद उनको फिर से लगना है तैयारी में। आपने पेपर देख लिया, ये बात समझ में आ गई है कि बस अच्छे से पढ़ना था, सिंसियरली पढ़ना था, क्लियर हो जाएगा। तो वो सिंसियरली आप बस पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़िए, न्यूज़पेपर एनालिसिस कंसिस्टेंटली देखिए, जो भी आपके सोर्सेज हैं उनको अच्छे से पढ़िए, आपसे ये पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। ये एक देखा जाए तो एक आसान सा ही पेपर था, कोई बहुत टफ पेपर नहीं पूछा है APSC ने। तो उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।